नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर दौरे के आखिरी दिन अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच आसियान और दक्षिण चीन सागर के अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई बात। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के चांगी नौसेना बेस का भी किया दौरा। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के सफल दौरे के बाद लौटे स्वदेश। ब्रिक्स मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका दौरे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका डायलॉग फोरम में भी करेंगी शिरकत। जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी उजागर करने वालों की पहचान रखी जाएगी गुप्त। मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने कहा, आयोग उठा रहा है जरूरी कदम। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए मोबाइल ऐप पर मिली थी 780 शिकायतें। अभिनेता अरबाज खान ने मानी आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने की बात। ठाणे पुलिस का दावा, अरबाज 6 साल से कर रहे थे सट्टेबाजी। आरोपी बुकी सोनू जलान से आमने सामने की पूछताछ में हुआ खुलासा। और उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश से मृतकों की तादाद बढ़कर हुई 17। बिजली गिरने से पिछले 48 घंटे में पश्चिम बंगाल में 9 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर में तूफान की फिर चेतावनी। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। यात्रा के दौरान इंडोनेशिया और सिंगापुर के साथ रणनीतिक रूप से अहम कई करार पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से एक्ट एशिया नीति को रफ्तार मिलेगी। स्वदेश रवाना होने से पहले सिंगापुर दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और चांगी नौसेना बेस का दौरा किया। सिंगापुर यात्रा के आखिरी दिन शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां के चांगी नौसेना बेस का दौरा किया। उन्होंने भारतीय नौसेना के अधिकारियों और रॉयल सिंगापुर नेवी के अधिकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने चांगी नौसेना बेस में तैनात आईएनएस सतपुड़ा पर जाकर नौसैनिकों का हौसला बढ़ाया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! प्रधानमंत्री ने कहा कि चांगी बेस भारत और सिंगापुर के गहरे नौसैनिक सहयोग का प्रतीक है और ये दोनों देशों के बीच जमीन के साथ समुद्र में सहयोग को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने नौसैनिकों को योग के जरिए शारीरिक क्षमता के साथ ही आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने की सलाह दी। सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, एक अंतर ऊर्जा की आवश्यकता है और योगा में वो ताकत है। मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी लोग यूनिफॉर्म में हैं, चाहे पुलिस में हो या फौज में हो, चाहे सीमा पर हो या समंदर में हो, और सिर्फ आपके रेगुलर ड्रिल में योगा हो वो नहीं, आपके अपने स्वभाव का हिस्सा होना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के क्लिफोर्ड पियर में महात्मा गांधी पट्टिका का अनावरण किया। क्लिफोर्ड पियर में 27 मार्च 1948 को गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। इस मौके पर हुए कार्यक्रम में कई हस्तियां मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्राचीन श्री मरियम्मन मंदिर के भी दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। श्री मरियम्मन मंदिर 1827 में बनाया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री मशहूर चूलिया मस्जिद पहुंचे। उनके साथ सिंगापुर की सांस्कृतिक मंत्री ग्रेस येन भी थीं। ये मस्जिद एक भारतीय चूलिया मुस्लिम व्यापारी ने बनवाई थी। प्रधानमंत्री सिंगापुर के प्रसिद्ध बुद्ध दंत अवशेष मंदिर भी गए। वहां के संग्रहालय का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने लिटिल इंडिया में भारतीय विरासत केंद्र का दौरा किया
और सिंगापुर आने वाले भारतीय शिल्पियों के लिए एक स्थायी मंच का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नेशनल ऑर्किड गार्डन भी गए। यहाँ पर ऑर्किड की एक किस्म का नाम डेंड्रोबियम नरेंद्र मोदी रखा गया। इसके बाद प्रधानमंत्री इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की सफल यात्रा के बाद शनिवार शाम स्वदेश लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस से मुलाकात की। सिंगापुर में हुई इस बातचीत में प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विजय गोखले और प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव गोपाल बागले भी मौजूद थे। बातचीत के मुद्दों में हिंद प्रशांत में आपसी सहयोग बढ़ाने के अलावा आतंकवाद और दक्षिण एशिया की स्थिति पर भी चर्चा हुई। इसी सप्ताह अमेरिका ने इस क्षेत्र में भारत को सांकेतिक महत्व देते हुए अपने प्रशांत कमांड का नाम बदलकर हिंद प्रशांत कर दिया था। इससे पहले शुक्रवार को सिंगापुर में हुए शांग्री-ला संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने अलग अलग के अपने संबोधनों में कहा कि वे आने वाले दिनों में इस इलाके में अपनी उपस्थिति बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांग्री-ला डायलॉग में अमेरिका के साथ संबंधों को समान दृष्टिकोण पर आधारित बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां हिंद प्रशांत में नौवहन की आजादी पर जोर दिया, तो वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने चीन पर इस क्षेत्र के देशों को डराने का आरोप लगाया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 5 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण अफ्रीका रवाना हो गई हैं। वे 3 से 7 जून के बीच दक्षिण अफ्रीका में रहेंगी। इस दौरान 4 जून को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगी और भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका मंच यानी कि IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्री दक्षिण अफ्रीका के धरोहर स्थल फिनिक्स सेटलमेंट भी जाएंगी। ये वही स्थान है जहां पे महात्मा गांधी रहे थे और अहिंसा का सिद्धांत अपनाया था। इसके अलावा विदेश मंत्री कई और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। 2018 भारत दक्षिण अफ्रीका के संबंधों के लिहाज से अहम है। इस साल दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 25 साल पूरे हो रहे हैं। एनडीए सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय मंत्रियों की ओर से सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने का सिलसिला जारी है। जोधपुर में शनिवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एनडीए सरकार को यूपीए के खस्ताहाल अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, लेकिन 4 साल के भीतर नरेंद्र मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था का कायाकल्प कर दिया। उन्होंने कहा कि आज महंगाई नियंत्रण में है और ब्याज दरों में भी कमी आई है। सरकार ने विदेशी मुद्रा का प्रबंधन अच्छे से किया और इसकी वजह से वित्तीय घाटा भी कम हुआ। 4 वर्षों में महंगाई के दर घट के अधिकांश तो 2-3% पे आ गए थे। 2-4 महीनों में शायद 4% के आसपास रहे। ब्याज के दरों में भी काफी कमी हुई है। वित्तीय घाटा भी घटा है, कम हुआ है। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में कहा कि तकनीक की बदौलत गरीबों और किसानों की जिंदगी में बदलाव लाया जा रहा है। तकनीक की बदौलत बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हो रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना है। आज आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे हम गरीबों की चिंता कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना 3.5 करोड़ लोगों को दिया। ये आपके सॉइल हेल्थ कार्ड 13 करोड़ किसानों का उपयोग कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि हमने गरीबों का 31 करोड़ बैंक अकाउंट खोला, 31 करोड़, उसको आधार से जोड़ा और जनधन से जोड़ा, मोबाइल से। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोलकाता में कहा कि केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा पर भी जोर दे रही है। इसी के तहत करीब 5 करोड़ लोगों ने बीमा योजना का फायदा उठाया है। There is a scheme called Jeevan Shri, 330 rupees, 90 paise a day premium. And in 90 paise a day premium, 5 crore people have insured themselves. They have bought insurance first time in life. And more than 7 lakh families in natural death case have benefited from this.
चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी उजागर करने वाले लोगों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि राजनीतिक दल हार का बहाना बनाने के लिए ईवीएम में गड़बड़ी और छेड़छाड़ के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने भविष्य में मतपत्रों के जरिए चुनाव की किसी संभावना से भी इनकार किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने भरोसा दिया कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी गड़बड़ियों और गलत तौर तरीकों को आयोग के मोबाइल ऐप के जरिए उजागर करने वालों की पहचान को सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग इसके लिए हर मुमकिन कदम उठा रहा है। आयोग ने शिकायतों की जानकारी के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मोबाइल ऐप शुरू किया था। इस ऐप के जरिए कर्नाटक चुनाव के दौरान गड़बड़ियों की 780 शिकायतें मिली थीं। ओपी रावत ने जानकारी दी है कि इन शिकायतों की जांच की जा रही है। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस व्यवस्था में शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल हार का बहाना बनाने के मकसद से ईवीएम में गड़बड़ी और छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। फिर से मतपत्र से चुनाव कराने के सवाल पर ओपी रावत ने कहा कि वीवीपैट से युक्त मशीनों से ही चुनाव होंगे। उन्होंने साफ किया कि मतपत्र की ओर फिर से वापस लौटने का सवाल ही नहीं उठता है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के एक साथ कराए जाने के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इसके लिए संविधान और कानून में बदलाव की जरूरत है और ये संसद का काम है। उन्होंने ये भी कहा कि डेटा के गलत इस्तेमाल से जुड़े कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे मामलों को रोकने के लिए आयोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आचरण संहिता बनाने पर काम कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि ऐसे राजनीतिक दल जो सक्रिय नहीं है, आयोग उन्हें सूची से हटाने का काम भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग को किसी दल का पंजीकरण खत्म करने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग अब तक 1000 राजनीतिक दलों को डिलिस्ट कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आईपीएल सट्टेबाजी में बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता अरबाज खान का नाम आने के बाद शनिवार को ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ऑफिस में उनसे पूछताछ हुई। पुलिस के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया है कि पूछताछ में अरबाज खान ने सट्टेबाजी की बात कबूली है और पिछले साल आईपीएल मैचों में 2 करोड़ 80 लाख रुपए हारने की बात भी स्वीकार की। पीटीआई के मुताबिक अरबाज ने यह भी बताया कि वो पिछले 6 साल से सट्टेबाजी में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इस साल कोई सट्टा नहीं लगाया गया। ठाणे पुलिस ने सट्टेबाजी में नाम आने के बाद जांच के सिलसिले में शुक्रवार को अरबाज को समन जारी किया था। पुलिस ने 15 मई को मुंबई के नामी सट्टेबाज सोनू जालान को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद अरबाज खान का नाम सामने आया। इससे पहले पुलिस ने डोंबिवली में सट्टेबाजी रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 4 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों ने पूछताछ के दौरान सोनू जालान का नाम बताया था। इसके बाद सोनू जालान को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की गई तो अरबाज का नाम सामने आया। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी पर सट्टेबाजी के आरोप लगे हों। क्रिकेट बेटिंग रैकेट में अभी तक 6 एक्यूज जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। सोनू जालान के इंट्रोगेशन में अरबाज खान का नाम सामने आया था। आज पुलिस के सामने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन इसमें पुलिस कर रही है। और भी एक्यूज के नाम हमारे सामने आए हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बाकी जो डिटेल्स लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिला है उसका फॉरेंसिक जांच भी इस केस में चल रहा है। मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है। जो भी पुलिस को मुझसे पूछना था इस ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने मुझसे पूछा, उसका मैंने उसका जवाब दिया। एंड आई विल कोऑपरेट विद देम एंड आई विल कंटिन्यू टू कोऑपरेट विद देम। सरकार शहरी इलाकों को बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए अलग अलग समिति बनाने जा रही है। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में शहरों को बेहतर बनाने पर चर्चा के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि देश में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण में सतत विकास के लक्ष्य को पाने के लिए लोगों को अपनी आदतों में बदलाव लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना तभी सफल हो सकती है जब लोग स्वच्छता के सिद्धांत को अपनाएंगे। सरकार शहरों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। दिल्ली में शहरों की तस्वीर बेहतर बनाने को लेकर शनिवार को चर्चा हुई, जिसमें जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शहरों में दिव्यांगों की सहूलियत, महिला सशक्तिकरण जैसे मसलों पर सरकार विशेषज्ञों की समिति बनाने जा रही है। I've set up 10 committees. I don't advertise them. And some of you people sitting here are part of those committees. I start with the ones on the Divyangs,
Then I have one on women's empowerment. I have one on using public spaces for public art. I have something on entrepreneurial startups and so on. 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 30% आबादी शहरों में रहती है। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार की कवायद है कि बढ़ती आबादी के मुताबिक शहरों में सुविधाएं बेहतर हों। हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि इसके लिए लोगों के नजरिए में बदलाव भी बेहद जरूरी है। When you talk about an urban renaissance and you talk about the new urban narrative and what needs to be done, there has to be behavioral change, and that I think is the issue. सरकार ने 2022 तक सभी को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। साथ ही शहरों में परिवहन और दूसरी सुविधाएं बेहतर करने के लिए स्मार्ट सिटी जैसी कई योजनाओं पर काम चल रहा है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। भीम ऐप से अब बिजली, पानी और घरेलू गैस के बिलों का भुगतान भी किया जा सकता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत आसान यूपीआई इनेबल्ड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया। ऐप से उपभोक्ता यूपीआई के जरिए किसी यूजर के बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के साथ साथ बिलों का भुगतान भी कर सकता है। भीम ऐप के एंड्रॉयड और आईओएस वर्जन को अपडेट कर दिया गया है। नए यूटिलिटी बिल पेमेंट फीचर को ऐप में अपडेट किया है। लोगों का मानना है कि नई सुविधा से बिलों के भुगतान में आसानी होगी। मैंने उसे डाउनलोड किया था, कल ही लॉन्च हुआ है, फिर मैंने उसको यूज़ करा। बहुत अच्छा ऐप है, मेरे को पैसे ट्रांसफ़र करने में बहुत आसानी हुई। मैंने अपने फ़ोन का जो बिल है ना, वो भी उसी से पे किया है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इंश्योर करता हूँ और भी लोग इसे यूज़ करें। मोदी जी का प्लान आगे बढ़ाएं। सबसे पहली तो सबसे मेन बात यह है कि ये एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में सपोर्ट करता है और हम जो है इस ऐप से अपना बिजली का बिल, फ़ोन का बिल डायरेक्ट पे कर सकते हैं। कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में बैठे बैठे हम पे कर सकते हैं इस ऐप से। कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर ये ऐप सही तरह से काम करता है तो इस तरह के दूसरे ऐप को भी पीछे छोड़ देगा। फीचर तो अच्छा है अगर इसमें कोई बग्स वगैरह ना हो, क्योंकि जैसे पेटीएम वगैरह में होती है, पेमेंट अटक जाती है कई बार। अगर इसकी पेमेंट ना अटके, बिल्कुल स्मूथली काम करे तो काफ़ी अच्छा फीचर है। हाँ, ये ऐप हैंग नहीं करना चाहिए। कई बार जो प्राइवेट ऐप्स हैं, पेमेंट ऐप्स, वो कई बार हैंग कर जाते हैं। तो अगर वो सब चीज़ें नहीं हैं तो इट्स वेरी यूज़फुल। जानकारों का कहना है कि नए फीचर से यूपीआई बाजार में भीम की हिस्सेदारी बढ़ेगी। भारतीय कंपनी जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित है, वो जो भीम ऐप है गवर्नमेंट का, उसका शेयर बढ़ेगा। भीम ऐप का एक फ़ायदा ये है कि इसमें ट्रांजैक्शन ₹1 से लेकर के 1 लाख तक निःशुल्क है, जो बाकी ऐप्स ऑफर नहीं करती हैं। पिछले महीने भीम ऐप पर लोगों ने 5,000 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। भीम ऐप की शुरुआत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। भीम ऐप फिलहाल 13 भाषाओं में मौजूद है। जल्द ही ये 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा। भीम ऐप पर 1 लाख रुपए का लेन देन निःशुल्क है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आंधी आई। धूल भरी आंधी से तापमान में कमी आई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में आंधी से जानमाल का भारी नुकसान हुआ। राज्य में आंधी से 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। कई मकान गिर गए। राज्य सरकार ने अधिकारियों को जल्द से जल्द पीड़ितों को राहत पहुंचाने का निर्देश दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में बारिश और बिजली गिरने से पिछले 48 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 48 घंटों में फिर से तूफान की चेतावनी दी है। भारत पृथ्वी को बचाने के लिए दुनिया की अगुवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत को मिली मेजबानी से भारत का दुनिया में सम्मान और स्वीकार्यता बढ़ी है और भारत दुनिया की उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेगा। उन्होंने ये जानकारी दी है कि दुनिया को हरा भरा रखने और पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के खास मुहिम ग्रीन गुड डीड्स नाम के सामाजिक आंदोलन को वैश्विक समुदाय की स्वीकृति मिल गई है। हाल ही में डरबन में हुए ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में बाकी ब्रिक्स देशों यानी कि चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ने अपनी अगली बैठकों में भारत की इस मुहिम को अपने आधिकारिक एजेंडे में शामिल करने पर
सहमति जताई है। ब्रिक्स के नेशंस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। साउथ अफ्रीका लीडरशिप दे रहा था, साउथ अफ्रीका के लोगों ने, चीन के लोगों ने, रशिया के लोगों ने और चौथा जो देश है ब्राज़ील, चारों लोगों ने कहा कि अगली बार रशिया की मीटिंग में, ब्राज़ील की मीटिंग में इस पे हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। साउथ अफ्रीका में जो उनकी 1-to-1 मीटिंग हुई उनकी मिनिस्टर से, उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया। साउथ अफ्रीका के इंडियन डायस्पोरा के अंदर लोगों ने जो है इसको वहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए काम शुरू कर दिया। वहाँ के बड़े अखबार ने फ्रंट पेज पे जो है मेरा इंटरव्यू छापा। मैं स्वीडन के अंदर लुंड यूनिवर्सिटी में गया, 350 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। उन लोगों ने कहा कि आपका ग्रीन गुड डीड्स मूवमेंट हम दोनों मिलकर करेंगे। भारत इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक मेजबान है। इस मौके पर आज दिल्ली में एक प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इसमें प्रदूषण से निपटने की नई तकनीकों का प्रदर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदर्शनी देखेंगे और प्लास्टिक कचरे से छुटकारा पाने की भारत की प्रतिबद्धता को सबके सामने रखेंगे। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक कचरे को खत्म करना है। भारत इस पर्यावरण दिवस का मेजबान भी है, इसलिए प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए दिल्ली में शनिवार को एक प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह भारत प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निजात पा रहा है। It's not important that what we received in legacy. It's important what we'll be leaving as a virasat. And that responsibility, India knows about this. We have to have a win-win situation with the nature. And the mother nature, we have to respect it. Plastic, we should understand that it is a non-biodegradable item. इस मौके पर प्लास्टिक से प्रदूषण, समुद्र में कचरा, प्लास्टिक का उपयोग करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी जैसे विषयों पर परिचर्चा का आयोजन भी हो रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां और कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 90% of plastics are actually not recyclable. So, but there are some plastics, especially which we use in everyday life. For example, single-use plastic, जैसे your disposable cutlery, the ones you pick up at restaurant, the plastic forks and spoons. So it becomes a non-recyclable product. So all these things are extremely dangerous. भारत में हर साल 15,000 टन से अधिक प्लास्टिक से कचरा पैदा होता है। इसमें से महज 60% ही फिर से उपयोग में लाया जाता है। साल 1974 से हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसका मकसद प्रदूषण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के विज्ञान भवन में इन दिनों विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार को इस मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में वक्ताओं ने समुद्री जल में बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता जताई। इस मौके पर जोर देकर यह कहा गया कि प्लास्टिक जैसे तत्व हमारे जीवन में जहर घोल रहे हैं। जो प्लास्टिक कचरा हम ऐसे ही फेंक देते हैं, वो खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन जाता है और अंत में हमारे शरीर में दाखिल होकर स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ा रहा है। In our country, we have a very large coastline. It's about 7,500 plus kilometers of coastline, including the islands of Andaman, Nicobar and Lakshadweep. So basically what is happening is one of the major issue in our coast, including the beaches, is the pollution. The pollution is happening mainly because of the land-based sources. बरसों से संसद में बहस का मुद्दा बना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आखिरकार जुलाई 2018 में लागू कर दिया गया। आज करीब 1 साल होने के बाद अप्रत्यक्ष कर की ये प्रणाली अपने परिणाम दिखाने लगी है। हाँ, शुरू में थोड़ी बाधाएं जरूर थी, लेकिन इतने बड़े सुधार को 1 साल में पटरी पर लाना आसान नहीं था। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। गंगानगर से लेकर के ईटानगर तक, लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक, वन नेशन वन टैक्स, ये सपना हमारा साकार होके रहेगा। इस उद्घोषणा के साथ ही भारतीय अप्रत्यक्ष कर का इतिहास पूरी तरह बदल गया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
आज़ादी के बाद करों में सबसे बड़े बदलाव जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को लॉन्च कर दिया। It is the most significant economic reform in independent India. And basically what it means is that instead of having a plethora of taxes and varied taxes across different states, you now have a unified system of taxation, which is instead of sales tax and VAT, you have an integrated GST system across the country. So effectively the country becomes borderless. Otherwise every state was virtually a nation in taxation to itself. जीएसटी के आने के बाद से कारोबार करने का तरीका ही बदल गया। इससे टैक्स के औपचारिक ढांचे में हर वो व्यापारी, छोटा या बड़ा, आ गया जो सामान बेचता था या सेवा प्रदान करता था। व्यापारियों को भी एक खिड़की से दूसरी खिड़की भाग भाग कर कागजी कार्रवाई कराने से मुक्ति मिल गई। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हर वो व्यापारी टैक्स के दायरे में आ गया जो लोगों से टैक्स वसूल करता था, लेकिन सरकार को टैक्स नहीं देता था। In the previous regime, from the first stair to the cabin of the assessing officer, we were supposed to pay this much amount to this guy, to peon, to this and that, because of getting things done. Whereas under GST, everything will be done on computer. So you need to have a system with you, and if you are in system, then there is no problem. Of course, it will be a challenge for tax evaders. Now it will not be easy for the evasion of tax or evasion of transactions. Ultimately, everything will be under the scanner of the government. इतने बड़े टैक्स सुधार का कुछ असर होना लाजमी ही था। जुलाई में ये कलेक्शन करीब 94,000 करोड़ रुपए का था, जो नवंबर में घटकर करीब 80,800 करोड़ रुपए पर आ गया। दिसंबर में इसके कलेक्शन ने जोर पकड़ा और अप्रैल 2000 में ये 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया और इसे भारत में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का एक मानक माना। जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमी है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर ज़्यादा होता है। उससे क्या होता है, टैक्स बेस इंक्लूसिव होता है। आप अगर टूथपेस्ट खरीदते हो तो आपको टैक्स देना है। अब केवल पर्सनल इनकम पे या जो सैलरीड क्लास पे केवल टैक्स लेवी करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप इनडायरेक्ट टैक्स को स्ट्रांग बनाओगे, उसमें लीकेज को रोकोगे। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स को स्ट्रांग करने का बहुत अच्छा मूव है। अराउंड इफ सम स्टेट इज इम्पोर्टिंग फ्रॉम द अदर स्टेट, द ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज एट अराउंड 6%. That was impacting the price cost margins of the producers. So now with the implementation of GST, this transaction cost is going to be zero or at a very minimum level. हालांकि जीएसटी एक गेम चेंजर माना जा रहा है, लेकिन अब भी कई व्यापारी इसकी प्रक्रिया को और सरल बनाने की गुजारिश कर रहे हैं। The small traders, they don't have technology. Still there are about 60% of the trading community across country, those who doesn't have computers. So it would be better on the part of the government that first we equip them with the system. Let us bring out a scheme, maybe under skill development or under any other scheme, that the people, those who doesn't have technology, we should align them with technology. And once they are aligned with the technology, we need to educate them how to use technology. The filing procedures were quite complex, particularly for small industry. But I must compliment the government. The government in the first 4 months listened very carefully to industry, took the feedback of the users of GST, and they were quite willing and speedily redressing the issues that came up during the GST implementation. And I think they still have an open platform to receive inputs from various users of GST. हाल ही में फाइल हुए जीएसटी रिटर्न से साफ होता है कि जीएसटी एक बेहद कारगर कदम रहा है
जिसके आगे कई फ़ायदे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की माने तो जीएसटी और नोटबंदी से जो शुरुआती दिक्कतें आई थी उन सबको पीछे छोड़ भारतीय अर्थव्यवस्था अब आगे की तरफ बढ़ रही है। नई दिल्ली से रजत केएन, राज्यसभा टीवी के लिए।